हमारे YouTube चैनल एगोनिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर विटामिन डी की डोजेस के बारे में बताएंगे। विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों के निर्माण के लिए और इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अक्सर ये देखा गया है कि लगभग 75% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई गई है। विटामिन डी जो हमें मुख्य रूप से डाइट से या विटामिन डी के सप्लीमेंट से मिलता है, और तीसरा जो इसका मुख्य सोर्स है वो है सूरज की रोशनी यानी सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। सनलाइट की हेल्प से हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी जो है वो बनता है। अब अक्सर ये देखा गया है कि लोगों में जिनमें विटामिन डी की कमी है उनमें कम समय तक अगर अपन कम डोज देते हैं तो उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी है वो पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा नहीं हो पाता। उनमें क्या होता है कि अपन काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन डी देते रहते हैं, फिर भी उनमें विटामिन डी की जो है वो पूर्ति नहीं होती। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिनसे ऐसा होता है कि ऐसे क्या कारण है जिनसे उनमें विटामिन डी की पूर्ति नहीं हो पाती। तो उनमें से कुछ फैक्टर हैं जिन पे अपन एक एक करके अपन नजर डालते हैं। जैसे उनके अंदर फैक्टर है, एक है अपनी इंटेस्टाइन यानी आंत। कई बार क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है या कोई संक्रमण हो जाता है, जैसे कई बार एंट्राइटिस बोलते हैं जिसको, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन के अंदर क्या है स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से क्या है विटामिन डी का इंटेस्टाइन से अवशोषण नहीं हो पाता और वो रक्त में नहीं पहुंच पाता, जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है अपना एज फैक्टर। जैसे जैसे क्या है आदमी की या औरत की उम्र बढ़ती जाती है, उनके अंदर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी पूरी सप्लाई देने के बाद भी जो है वो डिमांड जो है विटामिन डी की पूरी नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये होता है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना एक्टिव नहीं रह पाता जितना वो पहले होता है, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग उनके अंदर सप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए जो है वो उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तीसरा फैक्टर है जो एक ज़रूरी फैक्टर मैं कंसिडर करता हूँ, उसको है वो है सनलाइट, यानी आपकी बॉडी सन में कितना एक्सपोज कर रही है, यानी आप सूर्य की रोशनी में कितना देर रहते हो और आपके बॉडी का कितना पार्ट है वो सूर्य की रोशनी में रहता है। जनरली हम ये देखते हैं कि अपन जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो अपने हाथ और अपना फेस ही जो है वो सूरज की रोशनी में आता है, जो लगभग अपन कह सकते हैं अपनी बॉडी का 5% है। तो जब अपन बॉडी के 5% पार्ट को ही सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो उससे अपने को विटामिन डी सिंथेसिस करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक उस सूरज की रोशनी में रहना पड़ेगा, जो अक्सर लोग करते नहीं हैं। इसलिए क्या है कि या तो अपने को शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को एक्सपोज करना होता है, जिसमें अपने को सनस्क्रीन वगैरह अपन यूज़ ना करें, उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा अपने को सूरज की रोशनी की मिलती है। एक जो बहुत ही वाइटल फैक्टर है जो जनरली ओल्ड एज में भी देखा जाता है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कुछ इस प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा बीपी हो गया, या हार्ट की कोई अन्य समस्या होती है। उनमें क्या है विटामिन डी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ जाती है, अब उसके अकॉर्डिंगली उनकी सप्लाई नहीं हो पाती और विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन क्या है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट कर जाता है, जिससे विटामिन डी की कमी आ जाती है। एक इसके अंदर फैक्टर आता है वो आपका है बहुत ही वाइटल फैक्टर है, वो है कलर कॉम्बिनेशन बोल दो या कलर का बोल दो, बॉडी कलर का बोल दो, पिगमेंटेशन का बोल दो। जैसे अक्सर ये देखा जाता है कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के जो लोग होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है एज कम्पेयर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन। रीजन ये होता है कि सूरज की रोशनी से, अपन सूरज की रोशनी का फैक्टर रख के बात कर रहे हैं यहाँ पे, सूरज की रोशनी जो होती है डार्क कॉम्प्लेक्शन लोगों में ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी की सिंथेसिस करने की एज कम्पेयर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन, यानी 3 गुना ज़्यादा सूरज की रोशनी जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन लोगों को ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन। एक फैक्टर इसके अंदर आता है सबकुटेनियस फैट का, यानी जिसकी बॉडी में सबकुटेनियस फैट, अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जिनमें ज़्यादा चर्बी होगी ना उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है एज़ कम्पेयर टू जिनमें कम फैट होती है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी जो अपनी स्किन के अंदर जाके विटामिन डी की सिंथेसिस करती है उसके लिए पेनिट्रेट करना पड़ता है उसको, तो जिसमें ज़्यादा सबकुटेनियस फैट होगा वहाँ पे पेनिट्रेशन यानी कम हो पाएगा, कम सूरज की रोशनी स्किन के अंदर जा पाएगी, इससे इतना विटामिन डी
सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। एक ही बहुत ही वाइटल फैक्टर और आता है, वह क्रोनिक इन्फेक्शन। जैसे कि अपने को सबको पता है कि इस टाइम जो चल रहा है वो कोरोना चल रहा है। कोरोना के अंदर इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। वो इस प्रकार है कि जैसे मेनली किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, अगर बैक्टीरियल और वायरल, अपन जनरली बात करते हैं वायरल की। तो वायरल अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि विटामिन डी के रिसेप्टर को वायरस ब्लॉक कर देता है और विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन भी वायरस से कम कर देता है, जिसकी वजह से वायरस का जो है मल्टीप्लिकेशन वो अपना कर सकें। ताकि वो इसलिए ऐसा करता है कि इसलिए उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, वायरस की जो ग्रोथ रेट होती है ना, वो या अपने की संख्या बढ़ाने की रेट है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार अगर वायरस इन्फेक्शन अपनी बॉडी में होता है तो जनरली वैसे ही विटामिन डी की कमी आ जाती है। एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि वायरस से अटैक करने के लिए या उससे लड़ने के लिए, वायरस को अटैक करने के लिए वायरस को, या वायरस से लड़ने के लिए अपनी बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट टूल होता है, इम्पोर्टेंट सेल होता है, वो है WBC। अब WBC को भी वायरस से फाइट करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में जब अपने को वायरल इन्फेक्शन हो गया है किसी प्रकार का, जैसे कोरोना ही ले लीजिए, कोरोना भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या है कि जो WBC क्या करती है कि अपनी बॉडी में जो विटामिन है उसको भी यूज़ कर लेती है ताकि वो जो है वो उस वायरस से फाइट कर सके। तो इस तरह के ये कुछ फैक्टर आते हैं वह, जिसकी वजह से क्या है कि अपनी बॉडी में विटामिन डी का जो है अब्जॉर्प्शन इफेक्ट करता है। अब अपन बात करते हैं इसकी डोज की। तो डोज में जनरली अपने जो मार्केट में चलता है इंडिया के अंदर, वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली देते हैं, सप्ताह के अंदर मिल्क के साथ दिया जाता है। अब इसकी डेली डोज की बात करें तो डेली डोज अपन जनरली मानते हैं ऑप्टिमम डोज जिसको बोलते हैं, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी लगभग पूरी हो सकती है, वो है 4,000 से 8,000 इंटरनेशनल यूनिट। अपन इसको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से भी कर सकते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। पर कई बार क्या दिखा कि काफ़ी लंबे समय तक आदमी क्या इसको लेता रहता है, उससे एक कॉम्प्लिकेशन आती है। वो आती है कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर विटामिन डी आप ज़्यादा लेते हो तो। इसका रीज़न ये है कि विटामिन डी जो होता है उसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। उस कंडीशन जिसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है रक्त के अंदर, उसको हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। और यही कैल्शियम जो है वो किडनी के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, वही जो है किडनी स्टोन बनाता है। तो उस ऐसी कंडीशन हो जाती है जब ओवरडोज हो जाती है, तो उससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? उससे बचने के लिए अपन एक तो क्या करते हैं, अगर विटामिन डी की अपने ओवरडोज हो रही है, अपने को लगता है ऐसा, तो अपन क्या कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन कम कर देते हैं, यानी कैल्शियम की मात्रा शरीर में लेना कम कर देते हैं। जैसे अपन जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, पनीर होती है या जो भी मिल्क प्रोडक्ट है जिनसे कैल्शियम मिलता है, उसको कम कर देते हैं ताकि जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम हो जाए। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि 2.5 से 3 लीटर अगर अपन वाटर पीते हैं तो उससे कैल्शियम की जो सुपर सैचुरेशन है उस प्रोसेस को रोका जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये वीडियो है। नेक्स्ट टाइम अपन चर्चा करेंगे कि विटामिन डी का किस प्रकार कोरोना के अंदर रोल है, उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।